हेलो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? तो बायो की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम स्पेशली एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये फ्लावरिंग प्लांट का एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, आइए देखते हैं। इसमें ये जो पोर्शन है ये है सूट सिस्टम, यानी ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन है इसे कहते हैं सूट सिस्टम। और जो ये सूट सिस्टम हो गया, और जो अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो आइए दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम सूट सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है स्टेम। स्टेम पे आप देखिए यहाँ पे ये पत्तियां लगी हैं, लीव्स लगी हैं। ठीक है, ये देखो ये लीव्स लगी हैं। अब समझेंगे कि स्टेम का वो रीजन जहां से पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, है ना, ये भी नोड हो गया। तो स्टेम का वो रीजन जहां से पत्ती निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इस डायग्राम में अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप इस डायग्राम में देखिए। सपोज यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये नोड है। ठीक है, स्टेम का वो रीजन जहां से लीफ निकलती है उसे हम कहते हैं नोड। ठीक है, और ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है। दो नोड के बीच ये क्या है, ये है इंटर नोड। दो नोड के बीच क्या होती है, इंटर नोड होती है। और ये पत्ती है, लीफ के एक्सिल में यहाँ पे आपको ये एक बर्ड दिख रही है, इसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्योंकि ये लीफ के एक्सिल में है, देखो यहाँ पे ये स्टेम है, ये लीफ है, ये दोनों का ये एंगल जो है ये है यहीं पे है, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड है जो आगे, जिससे आगे ब्रांच या फ्लावर डेवलप हो सकते हैं। तो ये आपने समझा। अब फिर से यहाँ पे आ जाइए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये फ्रूट दिखाया गया है, ये फ्लावर दिखाया गया है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, रूट सिस्टम बनाते हैं। अब रूट सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये वाली ये प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट से ये ब्रांच निकली, इसे कहेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से भी ब्रांच निकलती है, इसे कहेंगे टर्शियरी रूट। और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, रूट सिस्टम बनाते हैं। अभी हम रूट को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए अब आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो पहली लाइन है वो क्या है, समझेंगे कि एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। यानी कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी में लार्ज डाइवर्सिटी, लार्ज का मतलब बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी यानी भिन्नता शो करते हैं। जो एंजियोस्पर्म है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा भिन्नता दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भिन्नता दिखाते हैं। फिर भी दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर भी सभी के पास क्या होंगे, रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे एंड फ्रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट को हिंदी में क्या जड़ कहते हैं, है ना। तो रूट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको जितना पढ़ाया है उतना ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर जाके पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम रूट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको 3 टाइप के रूट्स पढ़ाए हैं। पहला है टैप रूट, दूसरा है एडवेंटिशियस रूट एंड तीसरा है फाइब्रस रूट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टैप रूट। ठीक है, अब ये जो टैप रूट है ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में, डाइकॉट प्लांट्स में हमें टैप रूट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे डाइकॉट का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने आपको दिया है, मस्टर्ड प्लांट। ये आप याद रखिएगा। अब आइए टैप रूट क्या होते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे अपने पास ये एक बहुत ही छोटा सा डायग्राम है, इसी से समझेंगे। देखो, मैं आपको सीड जब पढ़ाऊंगी, सीड बीज, आप सभी ने बीज देखा हुआ है सीड, तो वहां पे मैं बताऊंगी कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, और एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल एंड प्लूम्यूल होते हैं। आप फिलहाल ये याद रख लो कि जो रेडिकल है ना, रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, रेडिकल से रूट बनता है, और जो प्लूम्यूल है उससे सूट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैप रूट में क्या होता है, डाइकॉट के केस में क्या होता है ना, कि देखिए जो रेडिकल है, रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से यहाँ पे ये वाली जो रूट बनी है जो नीचे जा रही है, ये वाली, ये जो रूट बनी है इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट कैसे बनती है, तो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है। ठीक है, अब प्राइमरी रूट से यहाँ पे ये देखिए ये ब्रांचेस निकली हैं, ये ब्रांचेस निकली हैं प्राइमरी रूट से। तो प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकली हैं इन्हें कहते हैं सेकेंडरी रूट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। फिर सेकेंडरी रूट से भी फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें कहते हैं टर्शियरी रूट। अब ये जो सेकेंडरी टर्शियरी रूट वगैरह है इनको कुल मिला के हम लेटरल रूट्स कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी रूट है, ये वाली प्राइमरी रूट, और इनकी जो ब्रांचेज हैं सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह,
ये मिलके बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है? डाइकॉट में। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी याद करने का, पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एडवेंटिशियस रूट। देखिए एडवेंटिशियस रूट उस रूट को कहते हैं, रेडिकल से डेवलप होने वाली रूट को टैप रूट कहते हैं। रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो हम उसे कहेंगे कि भैया ये एडवेंटिशियस रूट है। हमने ये नहीं कहा कि रूट कहाँ से डेवलप होगी, रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट डेवलप हो जाए उसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट है। अब देख लीजिए, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बैनियन का ट्री है, बरगद का। बहुत लोग इसको बनियान भी कह देते, भाई अपनी अपनी अंग्रेजी है, जो बोलना है बोलो। तो यहाँ पे ये बैनियन का ट्री है, बरगद का। आपने देखा भी होगा बैनियन में वो जो लटकती हुई जड़ें होती हैं, जिसको पकड़ के बच्चे झूलते भी हैं। तो यहाँ पे ये जो लटकती हुई जड़ें हैं, ये क्या रेडिकल से डेवलप हो रही है क्या? नहीं, देखिए ये तो ब्रांच से डेवलप हो रही है ना, ब्रांच से डेवलप हो रही है। तो अदर देन रेडिकल, रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये जो रूट है ये कौन सी है? ये एडवेंटिशियस रूट है। अब ध्यान रहे, जो बैनियन है ना, बैनियन ये डाइकोट है, बैनियन का ट्री डाइकोट है। तो इसका जो मेन अंडरग्राउंड जो रूट होगा, यहाँ पे इसका अंडरग्राउंड मेन रूट भी तो होगा, वो टैप रूट सिस्टम होगा। और यहाँ पे ये जो है, ये कौन सी रूट है? ये एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, इसी तरीके से आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों ने गन्ना खाया है, देखा भी होगा, या फिर मेज, मक्का। उनमें क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो ये स्टेम है, स्टेम के लोअर नोड से ऐसे रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या रेडिकल से डेवलप हो रही है? नहीं, ये कहाँ से डेवलप हो रही है? नोड से डेवलप हो रही है, स्टेम से डेवलप हो रही है। तो इस रूट को भी क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। तो आई होप आपको एडवेंटिशियस रूट जो है वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपने 3 एग्जाम्पल्स याद करने हैं एडवेंटिशियस रूट में, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। 3 एग्जाम्पल याद करना है। देखो टैप रूट जो है वो मैंने क्या कहा, ये डाइकॉट में मिलते हैं, लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट है ये डाइकॉट, मोनोकॉट किसी में भी मिल सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ डाइकॉट में मिलेगा या सिर्फ मोनोकॉट में मिलेगा, नहीं, किसी में भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, जो बैनियन का ट्री है ये डाइकॉट है, इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रास है ये मोनोकॉट है। तो ये दोनों में मिलते हैं। और तीसरा यहाँ पे जो प्रकार है वो है हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे इनके साथ थोड़ा बुरा हुआ। कैसे बुरा हुआ समझिए। देखिए जो फाइब्रस रूट है ये कहाँ मिलते हैं? तो मोनोकॉट प्लांट्स में मिलते हैं। एक एग्जाम्पल मोनोकॉट का एनसीईआरटी ने दिया है, व्हीट प्लांट। देखो इनमें क्या होता है ना कि यहाँ पे भी रेडिकल से ये प्राइमरी रूट बनती है। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी से है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडिकल से प्राइमरी रूट बनती है, लेकिन ये जो प्राइमरी रूट है ना ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। शॉर्ट लिव्ड होती है मतलब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, डिजेनरेट कर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में प्लांट क्या बिना जड़ का ही रहेगा? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि जो ये स्टेम है, मेन स्टेम, इसके बेस से थीन फाइबर लाइक रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और इसे कहते हैं फाइब्रस रूट। और ये मिलके क्या बनाते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए अब मैं ट्रिक बताती हूँ याद करने का। आप देखो इसको याद कर सकते हैं एफ एम से याद कर लीजिएगा, यानी एफ से फाइब्रस रूट, एम से मोनोकॉट में मिलते हैं। इसके अलावा बी ए से याद कर लो इसको, बी से बोथ ए से एडवेंटिशियस रूट, यानी एडवेंटिशियस रूट जो है वो बोथ दोनों में मिलेंगे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। इसको कैसे याद कीजिएगा? तो इसको याद कर लीजिए बी जी एम से, बैक, बी से बैक, जी से ग्राउंड, एम से म्यूजिक। बी जी एम से याद कर लो, बी से बैनियन ट्री, जी से ग्रास एंड एम से मॉन्स्टेरा। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हटाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे यहाँ पे हमारा अगला जो है वो है मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के फंक्शन क्या है भाई? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 4 एनसीईआरटी में लिखे हैं, बस आपने 4 ही याद करने हैं। पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, ये रूट का काम होता है। दूसरा प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। देखो ये जो रूट है ये क्या करती है, ये ना प्लांट को मिट्टी में एकदम जकड़ के रखती है। और जब मिट्टी को प्लांट को मिट्टी में जकड़ के रखती है तो एक तरह से ये अदर प्लांट के जो पार्ट्स है उसको सपोर्ट दे रही है, क्योंकि अगर जड़ कमजोर रही तो प्लांट तो ऐसे ही गिर जाएगा। लेकिन वो क्या करती है, मिट्टी में प्लांट को ऐसे जकड़ के रखती है, अदर पार्ट्स को सपोर्ट देती है। और तीसरा है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, और चौथा है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब आगे यहाँ पे हमारे पास जो है वो है द रीजन्स ऑफ द रूट टिप। रूट टिप के रीजन्स आइए देखते हैं। यहाँ पे हम 3 रीजन्स की बात करेंगे। जो पहला है ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी,
दूसरा यहाँ पे है रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो आइए एनसीईआरटी का ही हमारे पास ये टुकड़ा है, इससे ही समझते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की, ठीक है। तो क्या लिखा है कि द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उस रीजन की जो सेल्स हैं वो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, है ना, थिन वॉल्ड होती हैं एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। दे डिवाइड रिपीटेडली, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ की जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब है कि द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। समझेंगे, देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड कर रही हैं और इसके पास ये वाला जो रीजन है ना, इसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, और यहाँ पे सेल का इलोंगेशन होता है, एनलार्जमेंट होता है। अब जब सेल का इलोंगेशन होगा, एनलार्जमेंट होगा तो रूट की लेंथ बढ़ती है, तो ये जो रीजन है ये रूट के लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे क्या है, दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, अभी हमने देख लिया। अब क्या है कि द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, यानी कि जो इलोंगेशन जोन की जो सेल्स हैं ना वो क्या करती हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफरेंशिएट होती हैं एंड मैच्योर होती हैं। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और रीजन ऑफ जो इलोंगेशन है उसके पास वाले जोन को, उसके पास ये कौन सी जोन है, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन है, और यहाँ पे सेल्स जो है वो मैच्योर हो गई हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसी रीजन में आप देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं रूट हेयर। अब देखो, इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, जो मैच्योरेशन जोन है ना वहां पे कुछ एपिडर्मल जो सेल्स हैं फॉर्म वेरी फाइन, यानी कि बहुत पतली एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। अभी आपने देखा। और जो रूट हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, These root hairs absorb water and minerals from the soil, ये मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि जो रूट हेयर्स हैं ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन में होते हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब साथ में आप देखो कि अपना जो रूट है, ये जो रूट है अपना, नहीं मतलब प्लांट का, अपने पास थोड़ी रूट है, तो यहाँ पे देखो आपको एक टोपी दिख रही है, तो रूट की टोपी है तो इसीलिए कह दिया रूट कैप, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यहाँ की जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड कर रही है, ये लगातार डिवाइड करती हैं, इसी वजह से रूट का ग्रोथ होता है। अगर ये डिवाइड नहीं करेंगी तो रूट का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो ये लगातार इनमें डिवीजन हो रहा है, इसी वजह से रूट का जो है वो ग्रोथ होता है। लेकिन जो जड़ है वो मिट्टी में अंदर जा रही है, तो अगर कंकड़ पत्थर है उससे टकरा के यहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं, लेकिन इनको तो डैमेज नहीं होने देना है, क्योंकि ये लगातार डिवाइड करेंगे तभी तो रूट का डेवलपमेंट होगा, तो इनको हर हालत में यहाँ पे बचाना होगा। तो इसके लिए रूट ने क्या किया, रूट ने यहाँ पे एक टोपी लगा लिया है, कैप लगा लिया है। इस टोपी को कहते हैं रूट कैप। इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आप एक बार समझेंगे। हाँ देखिए, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, एपेक्स का मतलब टिप, बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रूट का जो टिप है वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है। थिम्बल ऐसे नहीं जो दर्जी लोग भी पहन लेते हैं, इसमें उंगली में सुई से बचने के लिए ना, क्या कहते हैं, अंगुस्ताना, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, रूट कैप कह रहे हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये क्या करता है, टेंडर अपेक्स यानी कि सॉफ्ट अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है जब ये मिट्टी में अंदर जा रहे हैं। और अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अभी हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया, तो ये यहाँ पे हमारा रूट कंप्लीट होता है। अब चलिए स्टेम स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, अब हम लोग स्टेम देखते हैं। स्टेम के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है समझेंगे। देखो है कि ये असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस है। आपने इस डायग्राम में भी देखा कि जो स्टेम है ये असेंडिंग पार्ट है, ठीक है। अब कहता है कि ये डेवलप किससे होता है, डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि जो जर्मिनेट बता चुकी हूँ, जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम, याद रखिएगा। बियर्स ब्रांचेज लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अभी आपने देखा कि जो स्टेम है, जो तना है, उस पे ब्रांचेस लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, ठीक है। इसके अलावा बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, स्टेम पे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं और ये इसकी विशेषता है,
ठीक है। बियर नोड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम में अभी देखा, स्टेम पे नोड्स भी होते हैं। देखो जो स्टेम पे बर्ड्स भी होते हैं। बर्ड्स जो बर्ड्स है ना, ये टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। टर्मिनल बर्ड को अपाइकल बर्ड भी कहते हैं। देखो स्टेम या ब्रांच के टिप पे जो बर्ड होता है उसे कहते हैं टर्मिनल या अपाइकल बर्ड। इसके अलावा लीफ के एक्सिल में होता है एक्सिलरी बर्ड, ये भी आपने देखा। अब क्या है कि जनरली ग्रीन, जो स्टेम है वो जनरली ग्रीन होती है। कब? व्हेन यंग, जब वो यंग है तो कैसी होती है? ग्रीन होती है। एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, और जो बाद में ये है ना वुडी हो सकती हैं, डार्क ब्राउन हो सकती हैं, लेकिन जब यंग है तो ये कैसी होती हैं? जनरली ग्रीन होती है। ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो तना है इसका फंक्शन क्या है भाई। तो आइए देख लेते हैं क्या है इसका फंक्शन। तो स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, यानी कि स्टेम का काम है भाई ब्रांचेज को, शाखाओं को फैला के रखना। शाखाएं फैली होंगी तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। इसके अलावा वियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इस पे पत्ती फल फूल लगे होते हैं। दूसरा है कि कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। देखिए जो पत्ती में जो खाना मिल रहा है, उस खाना बन रहा है, पत्ती जो फोटोसिंथेसिस से फूड बना रही है, जो बन रहा है फूड, उसको रूट तक भी पहुंचाना है। ठीक है। और रूट जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रूट ने जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया है उसको भी लीफ तक पहुंचाना है, अदर पार्ट्स तक पहुंचाना है, प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना है। तो ये सब ना जाइलम एंड फ्लोएम के जरिए होता है। ये मैं आपको जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तो वहां पे बताऊंगी। फिलहाल आप ये याद रख लो, जो स्टेम है, जो तना है, उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। अब जाइलम है तो वाटर का कंडक्शन करेगा और फ्लोएम प्रेजेंट है तो फूड का कंडक्शन करेगा। तो इसका काम क्या हो गया? कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टेम जो है वो मॉडिफाई होके कुछ और काम भी करते हैं, जैसे कि फूड स्टोरेज करते हैं। कौन? एग्जाम्पल में आलू, पोटैटो क्या है? स्टेम है, फूड स्टोर कर रहा है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्पफुल होते हैं स्टेम। कुछ स्टेम तो प्रोटेक्शन भी देते हैं। कैसे देते हैं प्रोटेक्शन? तो कांटा, थॉर्न बना के प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेम तो सपोर्ट भी देते हैं। कैसे? तो टेंड्रिल बना के सपोर्ट देते हैं। ठीक है। तो ये इनका स्पेशल फंक्शन हो गया, ये मॉडिफाई होकर इस टाइप के फंक्शन को करते हैं। अब चलिए स्टेम खत्म होता है, हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लीफ। लीफ क्या है आइए समझते हैं। देखो जो लीफ है ये फ्लैटेंड यानी चपटा सा है, लेटरल साइड में होता है, वॉर्न ऑन स्टेम, स्टेम पे लगा होता है। आप देख लो एनसीईआरटी की ये डायग्राम है, यहाँ पे आप समझेंगे। यहाँ पे ये पत्ती है, ये पत्ती है, ये कैसी है? चपटी है और स्टेम में लेटरल साइड में लगी होती है और स्टेम पे लीफ लगी होती है। ठीक है। अब क्या है कि लीफ जो है डेवलप्स एट नोड, नोड पे लीफ डेवलप होती है। मैंने आपको बताया था कि स्टेम का वो रीजन जहां पे पत्ती निकलती है उसे हम कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच होता है इंटरनोड। और आपने ये भी देखा कि वियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, लीफ के एक्सिल में बर्ड होता है जिसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। और ये एक्सिलरी बर्ड जो है वो आगे चल के डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, एक ब्रांच में डेवलप हो सकती है, हो जाती है। अब है कि जो लीफ है वो ओरिजिनेट फ्रॉम एसएएम। एसएएम का मतलब है सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये एनाटॉमी में आपको बताऊंगी। तो ये जो लीफ है ये सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप सपोज ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ये अपना स्टेम है। ठीक है। स्टेम है। आप पढ़ेंगे आगे चल के कि सूट के टिप पे होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसी से पूरा सूट डेवलप होता है। और सूट में तो पत्तियां भी आती है ना, लीफ भी तो सूट में आते हैं। देखो जब एक प्लांट नया नया डेवलप हुआ है तो उसमें क्या होता है? स्टेम होता है और लीफ होता है। तो स्टेम और लीफ को हम कलेक्टिवली सूट कह देते हैं। बिना लीफ का है तो स्टेम, और विथ लीफ हम सूट कहते हैं। बाद में उसी सूट पे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। शुरू में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते तो हम स्टेम और लीफ को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? स्टेम प्लस लीव्स को हम कलेक्टिवली कह देते हैं सूट। तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उससे सूट का डेवलपमेंट होता है। तो लीफ का भी डेवलपमेंट जो है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि लीफ का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। आप देखो यहाँ पे जो ओल्ड यानी पुरानी पत्ती है वो बेसल साइड में है, और जो नई पत्ती है वो टिप के साइड में है। तो इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपीटल अरेंजमेंट। एक्रोपीटल ऑर्डर में जो लीफ है वो कैसे अरेंज है? एक्रोपीटल अरेंज ऑर्डर में अरेंज है। पुरानी पत्ती बेसल साइड में, न्यू पत्ती जो है वो टिप के साइड में होती है। यही बात यहाँ पे लिखा है कि अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो एक्रोपीटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस।
बताया कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के पार्ट्स की बात करेंगे। तो आइए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो जो पत्ती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक जो पार्ट है इसे कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस जो है वो पत्ती को स्टेम से जोड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे लीफ का जो डंठल है, जो स्टॉक है, इसे कहते हैं पिट्यूल, ठीक है। और ये लीफ का जो चौड़ा फैला हुआ चपटा सा हिस्सा है इसे कहते हैं लीफ लेमिना या इसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो आइए इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहला पार्ट है लीफ बेस। लीफ बेस क्या करती है, अटैच लीफ विथ स्टेम, लीफ को स्टेम से जोड़ती है, ठीक है। अब ये जो लीफ बेस है ना बच्चों, ये 2 तरह की हो सकती है, एक पल्वाइनस लीफ बेस, दूसरा सिटिंग लीफ बेस। अब ये पल्वाइनस लीफ बेस जो है, यहाँ पे लीफ का जो बेस है ये सोलन हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो सम लेग्यूमिनस प्लांट्स में, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो है वो हमको पल्वाइनस लीफ बेस देखने को मिलती है। और जो सिटिंग लीफ बेस है ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे होते हैं आइए हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो इस डायग्राम से आप समझेंगे। पल्वाइनस लीफ बेस, यहाँ पे लीफ बेस ऐसे फूल जाती है। तो लीफ बेस अगर फूल जाती है तो हम क्या कहेंगे कि भैया जो लीफ बेस है वो कैसी है, पल्वाइनस लीफ बेस है, ठीक है। इसके अलावा सिटिंग लीफ बेस ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो जो लीफ नोड पे डेवलप होती है, यहाँ पे क्या है ना कि लीफ का जो बेस है ना ये चपटा हो गया है, फ्लैट हो गया है। और ये क्या करती है, फ्लैट होके ना इंटर नोड को कंप्लीटली या पार्शियली कवर कर लेती है। तो अगर जो लीफ बेस है वो फ्लैट चपटा हो गई है और नोड को इंटर नोड को कंप्लीटली या पार्शियली कवर कर लेती है, तो ऐसे लीफ बेस को हम कहते हैं सिटिंग लीफ बेस। ये देखो ये यहाँ पे ये सिटिंग लीफ बेस है, ठीक है। अब ये कहाँ देखने को मिलती है ये भी आपने यहाँ पे देखा। अब आइए हम इसको याद कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए ये क्या ट्रिक है हमारा, याद कैसे रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। MSLP से याद रख सकते हैं। देखो MASLP करके एक कोर्स होता है, बट यहाँ से A हटा दिया। अब MSLP से याद रखना। मोनोकॉट में M से मोनोकॉट, S से सिटिंग लीफ बेस, L से लेग्यूमिनस प्लांट में, P से पल्वाइनस लीफ बेस होता है। सम लेग्यूमिनस प्लांट में पल्वाइनस लीफ बेस होता है। तो MSLP से आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो आप खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। अब देखो अब आगे क्या है कि मे बियर टू स्मॉल लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। इस पॉइंट को आप यहाँ पे समझेंगे, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। सॉरी, यहाँ पे देखो ये डायग्राम है छोटा सा, यहाँ पे आप समझेंगे। यहाँ पे ये लीफ है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि लीफ बेस पे ऐसे दोनों साइड में स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। देखो सारे लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होगी ये जरूरी नहीं है। जिस लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं उसे स्टिप्यूलेट कहते हैं, जिसमें नहीं है उसे एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं। ये आप याद रखिएगा क्योंकि जब फैमिली पढ़ाऊंगी तो वहां पे ये सारे टर्म्स जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लीफ का जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे हमारा वो है पिट्यूल। पिट्यूल ये बताया अभी दिखाया था डायग्राम में भी कि ये जो लीफ का जो स्टॉक है, डंठल है, इसे कहते हैं पिट्यूल। देखो पिट्यूल जो है ना ये क्या करता है कि लीफ लेमिना को लीफ बेस से जोड़ता है। और अगर पिट्यूल जो है वो थिन फ्लेक्सिबल है जैसे कि पीपल में होता है, ठीक है, तो थिन फ्लेक्सिबल है तो ये लीफ के फ्लटरिंग में हेल्प करता है, हवा में लीफ को हिलाने डुलाने में हेल्प करता है। थोड़ा सा भी हवा बहेगा लीफ ऐसे ऐसे हिलने डुलने लग जाती है। इससे क्या होगा कि लीफ को जो ताजी हवा है वो मिलती रहेगी, फ्रेश एयर जो है वो लीफ के पास आएगी और बैड एयर CO2 लीफ से दूर चली जाएगी। और साथ ही याद रखना कि सारी लीफ के पास पिट्यूल हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास पिट्यूल होते हैं जिस लीफ में उसे कहेंगे पिट्यूलेट लीफ, जिसमें नहीं होते उसे कहेंगे सेसाइल लीफ, ठीक है। जैसे कि देखो आम का लीफ है, मैंगो का लीफ है, पीपल का लीफ है, इसमें पिट्यूल है। लेकिन जो ग्रास की जो लीफ है उसमें पिट्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा पार्ट है वो हमारा वो है लीफ लेमिना, या इससे ही क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा ये क्या है, ये लीफ लेमिना या ब्लेड है। इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है ग्रीन है ना, हरी होती है, एक्सपेंडेड पार्ट है, फैली हुई पार्ट है। अब है कि लीफ लेमिना का जो शेप है
मार्जिन है, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। देखो भाई ये लीफ लेमिना है, ठीक है। अब इसका जो शेप है ये अलग अलग पत्ती में अलग अलग हो सकती है। आपने अपनी लाइफ में कई तरह की पत्ती देखे होंगे। इसका जो ये किनारा है इसे मार्जिन कहते हैं। इसका किनारा मार्जिन भी डिफरेंट हो सकता है, अपेक्स डिफरेंट हो सकता है, इसका जो सरफेस है वो डिफरेंट हो सकता है, और साथ ही यहाँ पे इसका जो इंसिजन है, देखो कई सारी पत्ती ऐसी आपने देखी होगी जो ऐसे कटी फटी होती है। अगर इंसिजन है यानी कटाव है तो वो कटाव कहाँ तक है ये भी अलग अलग पत्ती में वेरी करता है। यही बात यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट, यानी कि लीफ की जो लेमिना है यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं आप इस डायग्राम से समझेंगे। देखो ये यहाँ पे हमारे पास सपोज एक पीपल की पत्ती है, ठीक है। तो पीपल की पत्ती में यहाँ बीच में आपको ये जो वेन दिख रही है इसे कहते हैं मिड रीप, ठीक है। और मिड रीप से ऐसे यहाँ पे ये लेटरल वेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है, ये लेटरल वेन्स है और लेटरल वेन से यहाँ पे थिन वेनलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो लेमिना है यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही बताया गया है कि जो अगर आपसे पूछा जाता है कि पत्ती में वेन्स वेनलेट्स कहाँ प्रेजेंट है, लेमिना में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड रिजिडिटी टू लेमिना, ये लेमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं एंड एक्ट्स एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। ये पॉइंट आपको जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनके अंदर जाइलम फ्लोएम है तो ये वाटर चैनल, फूड चैनल की तरह काम करते हैं। अब देखो क्या है कि यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन मिड रीप, मतलब यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडरीव कहते हैं। ये देखो वेन, ये ऐसे वेन है जिसे क्या कहते हैं, मिडरीव कहते हैं। आपने देखा ना, यहाँ पे देखो ये मिडिल प्रोमिनेंट ये वाली जो वेन है इसे कहते हैं मिडरीव, जो रिमेनिंग वेन से थिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेनेशन की। ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझेंगे। वेनेशन क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना। अभी आपने देखा कि लीफ की जो पत्ती की जो लेमिना वाला हिस्सा है वहां पे वेन्स है एंड वेनलेट्स हैं। तो वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है लेमिना में, इसी को क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। अब वेनेशन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन हमें डाइकॉट लीफ में देखने को मिलती है और जो पैरेलल वेनेशन है ये हमें मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलती है। अब आइए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम एक्चुअली वेनेशन का ही था। देखिए यहाँ पे समझिए, पहले रेटिकुलेट वेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बीच में ये मिडरीव है, अभी आपने देखा, और मिड रीप से ये लेटरल वेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लेटरल वेन्स है और लेटरल वेन्स से यहाँ पे देखो थिन वेनलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, पतली पतली वेनलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये वेनलेट्स जो है ये क्या करती है, पूरी लीफ में ऐसे जाल बना देती, नेटवर्क बना देती है। एक्चुअली में जो रेटिकुलर वर्ड है इसका मतलब ही होता है नेट, जाल। तो अगर तो पत्ती में वेनलेट्स का ऐसे जाल बन जाता है तो इसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में, डाइकॉट की लीफ में देखने को मिलता है। आप कभी पीपल की सूखी ड्राई लीफ को देखना, उसमें आप देख पाएंगे, ठीक है। और जो पैरेलल वेनेशन है, यहाँ पे वेन्स जो है वो पैरेलली अरेंज है, यहाँ पे जो वेनलेट्स है वो नेटवर्क नहीं बनाती है। अगर वेनलेट्स नेटवर्क बनाती हैं तो रेटिकुलेट नहीं बनाती हैं, तो पैरेलल वेनेशन, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन हमें मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलता है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी ट्रिक बनाया है मैंने आपके लिए। तो याद रखेंगे डियर मम्मी पापा से, डियर मम्मी पापा, ठीक है। डियर, डी से डाइकॉट, इसमें आर भी आता है लास्ट में, आर से रेटिकुलेट। मम्मी, एम से मम्मी, एम से मोनोकॉट, पी से पापा, पी से पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब आओ यहाँ पे एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लीजिए। एनसीईआरटी ने भी डायग्राम दिया है, ये उतना तो क्लियर नहीं है, फिर भी यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखो ये बीच में ये मिडरीव है, मिडरीव से लेटरल वेन्स का ये देखो फॉर्मेशन हो रहा है और लेटरल वेन्स से यहाँ पे थिन वेनलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या करती है, ये लेमिना पे जो है वो जाल नेटवर्क बना देती है। तो अगर वेनलेट्स का नेटवर्क जाल बनता है तो हम क्या कहेंगे, ऐसे वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं बनता है, वेन्स जो है वो पैरेलली अरेंज्ड है, तो इसे हम कहेंगे
सॉरी पैरेलल वेनिसन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फाइलोटैक्सी की। ये क्या होती है फाइलोटैक्सी? तो देखिए जो फाइलो जो वर्ड है ना, ये लीफ के लिए यूज होता है, फाइलोपोडियम भी कह देते हैं। तो फाइलो मतलब लीफ एंड टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे लीफ का अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट कहाँ? देखिए आप सोचो, खुद ही सोचो, लीफ जो कहाँ पे लगी होती है? या तो स्टेम पे, तना पे लगी होंगी, या फिर लगी होती है ब्रांच पे। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का अरेंजमेंट ऑन स्टेम और ब्रांच, स्टेम या ब्रांच पे पत्तियों का अरेंजमेंट, लीव्स का अरेंजमेंट, ये क्या कहलाता है? फाइलोटैक्सी कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो फाइलोटैक्सी है 3 प्रकार के हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम है, एनसीईआरटी का भी डायग्राम दिखाऊंगी, बट ये छोटू सा डायग्राम पहले देख लो, ये ज्यादा क्लियर है। देखो यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है, और स्टेम पे यहाँ देखो ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। नोड पे पत्ती डेवलप हो रही है, पत्ती डेवलप हो रही है। तो अल्टरनेट में क्या होता है ना, एक नोड से एक पत्ती, एक नोड पे एक पत्ती डेवलप हुई, फिर यहाँ पे देखो एक नोड पे एक ही पत्ती डेवलप होती है, एक नोड पे एक पत्ती डेवलप होती है, और ये अल्टरनेटली अरेंज है, एक लेफ्ट तो दूसरी राइट, तीसरी लेफ्ट तो चौथी राइट, तो ऐसे अरेंज होती है। तो इस टाइप के फाइलोटैक्सी को क्या कहते हैं? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ठीक है, और दूसरा अपोजिट। अपोजिट में देखो यहाँ पे ये एक नोड है, ये दूसरे भी एक नोड है, एक नोड पे 2 लीफ लगी हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक नोड पे 2 लीफ लगी हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसे क्या कहेंगे? अपोजिट। और जो तीसरी है ये है वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक नोड पे ना बहुत सारी लीफ लगी होती है, एक नोड पे 2 से ज्यादा लीफ लगी होती है, तो लीफ यानी पत्तियों का एक वर्ल्ड यानी चक्र बन जाता है, इसे कहेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, अब आओ थोड़ा एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे देखो लीफ जो एक नोड पे एक ही लीफ है, एक नोड पे एक ही लीफ है, और ये अल्टरनेटली अरेंज होती है। यहाँ पे ये गुआवा, ये यानी कि अपोजिट है, ये अल्टरनेट वाला है, जिसका एग्जांपल है चाइना रोज, अपोजिट वाला है गुआवा। यहाँ पे देखो एक नोड पे 2 पत्ती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड वाला है, यहाँ पे क्या होता है, एक नोड पे कई सारी पत्तियां आप देख सकते हो, और पत्तियों का क्या एक चक्र बन गया है, तो इसे कहेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अब मेन मुद्दा है कि भैया इसका एग्जाम्पल याद करना है, तो आओ कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल अल्टरनेट में क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करो। देखो चाइना यानी कि चीन में, चाइना में 2 तरह का जो तेल है वो काम में लेते हैं, एक मस्टर्ड का तेल, दूसरा सनफ्लावर का तेल। तो चाइना में एक दिन वो मस्टर्ड के तेल से खाना पकाते हैं, दूसरे दिन वो सनफ्लावर के तेल से खाना पकाते हैं, यानी कि अल्टरनेटली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के तेल का यूज करते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं, सनफ्लावर में मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल का यूज अल्टरनेटली किया जाता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। दूसरा है अपोजिट। अपोजिट में आता है गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का मतलब होता है आंख, हिंदी में आंख आपने देखा होगा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो। देखो इसको याद ऐसे रखो। देखो एक लड़की है, उसने 2 इयररिंग्स बनाए, एक अमरूद का इयररिंग बनाया और एक कैलोट्रोपिस यानी आंख का इयररिंग बनाया, और 2 कान है, एक लेफ्ट एक राइट, और दोनों कान में अपोजिट में, एक में अमरूद का इयररिंग और एक में आंख का इयररिंग पहन लिया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये फनी है बट आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। और तीसरा वर्ल्ड, इसका हो जाएगा एस्टोनिया। ये आप याद कर लेना, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ये आप ट्रिक बकवास लगा, जैसा भी लगा, यही ट्रिक है। अगर आप खुद का बना पाते हैं तो खुद का भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हुए ये टाइप्स ऑफ लीव्स की, पत्तियों की प्रकार। अब जो लीव्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ में क्या होता है ना कि लेमिना जो है वो या तो लेमिना इज एंटायर, पूरा लेमिना होगा, और व्हेन इंसाइज्ड, इंसिजन नॉट रीच अप टू मिड रीप। इसका क्या मतलब है ये आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो एक और डायग्राम है मेरे पास। देखिए सिंपल लीफ में क्या होता है ना कि जो लेमिना है, ये लेमिना है, ये या तो एंटायर होगा, इसे पूरा होगा, इसमें कुछ कटा फटा नहीं होगा, पूरा एंटायर होगा, कुछ कटा फटा नहीं होगा, तो ये भी सिंपल लीफ है। ये क्या है? सिंपल लीफ है। लेकिन अगर इंसिजन है, इंसिजन का मतलब होता है कटाव। देखो यहाँ पे इंसिजन शुरू हुआ,
ठीक है, इंसीजन शुरू हुआ, लेकिन ये इंसीजन ये देखो यहाँ पे ये मिड रिब है, मिड रिब तक नहीं पहुंचा, ये कटाव जो है ये मिड रिब तक नहीं पहुंच पाई है, तो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाई तो जो लीफ है ना वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार की लीफ को भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे सिंपल लीफ, और लीफ के एक्सिल में यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट है, तो ये हो गई सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ को समझेंगे। यहाँ पे क्या है कंपाउंड लीफ में कि इंसिजन रीच अप टू मिड रिब। देखो एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो इंसिजन है वो अगर मिड रिब तक या फिर पिटियोल के टिप तक पहुंच गया तो हम उसे कहेंगे कंपाउंड लीफ। अगर इंसिजन कहीं तक भी है लेकिन वो मिड रिब या फिर पिटियोल के टिप तक नहीं पहुंच पाया है तो लीफ सिंपल कहलाएगा। ठीक है, लीफ छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बढ़ पाए तो क्या कहेंगे, सिंपल लीफ। लेकिन देखो कंपाउंड में क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो इंसिजन शुरू हुआ और ये इंसिजन देखो यहाँ पे मिड रिब तक पहुंच गया, ये देखो शुरू हुआ मिड रिब तक पहुंच गया, ये शुरू हुआ मिड रिब तक पहुंच गया, मिड रिब तक पहुंच गया, तो लीफ जो है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि इंसिजन जो है वो कटाव जो है वो मिड रिब तक पहुंच चुका है, और आगे चल के ये लीफ ऐसी हो जाएंगी, ऐसी। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ये बन गए हैं लीफलेट्स बन गए हैं। और अभी तक यहाँ पे देखो जिसको आप मिड रिब कह रहे थे अब उसे कहेंगे रैकिस, क्या कहेंगे, रैकिस कहेंगे। और ये यहाँ पे लीफ जो है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो चुकी है। और यहाँ पे लीफ चाहे कोई से भी हो, सिंपल कंपाउंड कोई से भी हो, लीफ के एक्सिल में होता है एक्सिलरी बड। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि ये जो लीफलेट्स हैं ये काफी बड़े बड़े लीफ लाइक हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, लीफ लाइक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये लीफ है या लीफलेट्स है, तो हम एक्सिलरी बर्ड को देखेंगे। ठीक है, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होता है, लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड नहीं होता है, ये आपको याद रखना। उसी से हमें पता चलता है कि ये लीफ है या लीफलेट्स है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे ये देखो ये लीफलेट्स हैं और यहाँ पे मिड रिब को हम क्या, जिसको मिड रिब कह रहे थे पहले से क्या कहेंगे, रैकिस कहेंगे। ठीक है, या फिर अगर जो इंसिजन है वो पिटियोल के टिप तक भी पहुंच जाता है, लीफ देखो लीफलेट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, तो इसे भी हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। एक्चुअली कंपाउंड लीफ के दो टाइप्स हैं, आइए देख लेते हैं। देखो जो कंपाउंड लीफ है ना इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक पिनेटली कंपाउंड, एक पामेटली कंपाउंड। देखो पिनेटली कंपाउंड ये वाली है, ये वाली, ठीक है, इसमें रैकिस प्रेजेंट है और ये देखो छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, इसे क्या कहेंगे, पिनेटली कंपाउंड। लेकिन ये वाला है पामेटली कंपाउंड, इसमें जो है वो लीफलेट्स जो है, ये लीफलेट्स है, ये एक कॉमन पॉइंट पे यानी पिटियोल के टिप पे अटैच है और इसमें रैकिस नहीं है, इसमें रैकिस एब्सेंट है। ये पाम लाइक है, पामेटली पाम लाइक, हथेली जैसी नहीं लग रही है, तो इसे कहेंगे ये पामेटली है। अब इसका एग्जाम्पल याद करना है। देखो पिनेटली का एग्जाम्पल है नीम। देखो नीम में जो आप पत्ती तोड़ते हैं, जिसको अभी तक आप नीम की पत्ती समझते आ रहे थे, एक्चुअली वो लीफलेट है। ठीक है, वो लीफलेट्स हैं क्योंकि उसके एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड नहीं है। ये यहाँ पे देखो ये जो है ये पूरा एक पत्ती है जिसको हम कह रहे हैं कंपाउंड लीफ, और ये पत्ती जो है वो लीफलेट्स में डिवाइड हो चुकी है। ये पूरा एक पत्ती है और ये लीफलेट्स है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होती है, लीफलेट्स के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड नहीं होती। इसका मतलब ये पूरा एक पत्ती है। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे भाई, तो ऐसे याद करो, पिन से याद कर लो, इसका शुरू का याद कर लो। पिन, पिन यानी कि पिनेटली कंपाउंड में एन देखो इसमें आ रहा है, एन से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। और पामेटली, पामेटली कंपाउंड का याद कर लीजिए कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क कॉटन। कैसे याद करेंगे कि देखिए पिन चुभा तो पस हो गया, PAS पस, पिन चुभा तो पस हो गया, PA से पामेटली एंड पस, S से सिल्क कॉटन, ऐसे याद रख सकते। पिन चुभा तो पस हो गया, पिन चुभा तो पस हो गया, पिन इसमें तो एन आ ही रहा है नीम, और पस हो गया यानी पामेटली में सिल्क कॉटन। ठीक है, या फिर आप देखो ऐसे भी याद रख सकते, देखो ऐसे अलग से ये पढ़ो तो ये क्या हो गया, पल। तो एक गाना है ना पल 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 सपना चौधरी का, तो उस गाने से याद रख सकते पल, ऐसे सपना चौधरी सिल्क कॉटन, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे हमारे पास है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस ये क्या होते हैं, तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। आओ समझते हैं, देखिए समझेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे सपोज ये एक मेन एक्सिस है, ठीक है, और इस पे ये फ्लावर्स लगे हैं, ये एक फ्लावर, इस पर ये फ्लावर डेवलप हो रही है, ये पहली फ्लावर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो जिस मेन एक्सिस पे
जो फ्लावर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं उसे हम कहते हैं पेडंकल। क्या कहते हैं? पेडंकल। और इससे ये फ्लोरल एक्सिस भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे ये फ्लावर है, इसका जो स्टॉक है डंठल, इसे कहते हैं पेडिसिल। अब पेडंकल एंड पेडिसिल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप ऐसे याद रखो। देखो इसमें तो पेडंकल में अंकल आ रहा है, अंकल तो बड़े ही होते हैं ना, तो ये बड़े वाले को क्या कहेंगे? पेडंकल। एंड छोटे वाले को क्या कहेंगे? पेडिसिल कहेंगे। और तब फ्लोरल एक्सिस पे ही फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो इनफ्लोरेसेंस है ये दो तरह के हैं, रेसिमोज एंड साइमोज। देखो रेसिमोज में क्या होता है? मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, और जो फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स जो है वो लेटरली लगे होते हैं इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। इसको आप समझेंगे, बिना समझे तो होने नहीं वाला। तो देखो सपोज यहाँ पे ये पेडंकल है, ठीक है, ये मेन एक्सिस है, पेडंकल है, यहाँ पे एक फ्लावर ये डेवलप हुआ, ये पेडंकल ग्रो कर गया, फिर एक फ्लावर यहाँ पे डेवलप हुआ, पेडंकल फिर ग्रो कर गया, फिर एक फ्लावर डेवलप हुआ, फिर पेडंकल ग्रो कर गया। तो पेडंकल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है, नए नए फ्लावर्स जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली ग्रो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसका जो टिप है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पेडंकल का जो ग्रोथ है बच्चों, वो कैसा है? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। और फ्लावर्स जो है वो कैसे लगे? लेटरली लगे हैं, ठीक है। और फ्लावर्स कैसे अरेंज है? तो देखो जो ओल्ड फ्लावर्स हैं ये बेसल साइड में है, और जो न्यू है वो टिप की ओर है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपीटल। तो फ्लावर्स जो है वो एक्रोपीटल ऑर्डर में अरेंज है, और ऐसे इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसिमोज। अब दूसरा हमारे पास क्या है? एक मिनट। दूसरा है साइमोज। यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस लिमिटेड ग्रोथ। और अरेंजमेंट कैसा है फ्लावर का? बेसिपीटल ऑर्डर में है। समझेंगे, ये मैं आपको बना के समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आप समझो, सपोज यहाँ पे ये पेडंकल है, ठीक है, इसका टिप ऐसे फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, फ्लावर में टर्मिनेट हो गया। तो अब ये पेडंकल ने ग्रो करना बंद कर दिया। अब यहाँ से एक ब्रांच ऐसे निकली, ठीक है, इसका भी टिप ऐसे फ्लावर में टर्मिनेट हो गया। फिर यहाँ से एक ब्रांच निकली, इसका भी टिप फ्लावर में टर्मिनेट हो गया। फिर एक ब्रांच निकली, इसका भी टिप जो है वो ऐसे फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, तो ब्रांच ने भी ग्रो करना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो ओल्ड फ्लावर है वो यहाँ पे टिप पे है, और नए नए फ्लावर बेसल साइड में है। तो यहाँ पे फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? बेसिपीटल ऑर्डर में है। और यहाँ पे पेडंकल का जो ग्रोथ है ना, ये कैसा है? लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि यहाँ पे इनका जो टिप है ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया है। इस टाइप का अगर इनफ्लोरेसेंस है तो इसे कहेंगे साइमोज। क्या कहेंगे? साइमोज इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, मेरे पास भी था, एक मिनट में देखती हूँ। हाँ जी, देखो यहाँ पे ये डायग्राम है साइमोज इनफ्लोरेसेंस का। इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं मैंने कि ये थोड़ा खो गया था। तो यहाँ पे देखो ये पेडंकल है ना, इसका टिप फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, फिर ब्रांच निकली, इसका भी टिप फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, फिर ब्रांच ने भी ग्रो करना बंद कर दिया, फिर उससे भी ब्रांच निकलेगी, उसका भी टिप फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वो भी ग्रो करना बंद कर देगी। तो इस तरह से जो पेडंकल का ग्रोथ है वो लिमिटेड है, और फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपीटल ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, यहीं पे लेक्चर एंड करती हूँ, और आगे का जो बचा खुचा पार्ट है वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर लगेगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम ध्यान रहे हमने न्यू एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा है, ठीक है।